नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट, यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। विधानसभा में बजट सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने संवैधानिक मर्यादा को तार तार कर दिया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद विपक्ष पर बीजेपी हमलावर हो गई। विधानसभा सत्र में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। राष्ट्रगान के बाद जैसे ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, एसपी के विधायक हंगामा करने लगे। सदन की मर्यादा को तार तार करते हुए विपक्ष के विधायकों ने वेल में जाकर नारेबाजी की। राज्यपाल जी एक महिला भी हैं और समाजवादी पार्टी ने न तो राज्यपाल पद की गरिमा को ध्यान में रख करके अपने व्यवहार को किया है और न एक महिला का सम्मान किया है। हाथों में पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे एसपी के विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया। जैसे ही सदन के अंदर विपक्ष के विधायक पहुंचे, हंगामा शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे तक सदन के अंदर एसपी के विधायक नारेबाजी करते दिखे। या सत्ता में रहे हों या विपक्ष में रहे हों, हमेशा उनका आचरण व्यवहार न राज्य के हित में है, न गरीब के हित में, न गरीब के विकास में कोई उनका सरोकार है। कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। राज्यपाल पद की गरिमा को गिराते हुए समाजवादी पार्टी के विधायकों ने नारेबाजी भी की। तख्तियां लेकर विपक्ष के विधायक करीब 1 घंटे तक शोर मचाते रहे। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा इस कदर बढ़ गया कि अभिभाषण के दौरान जमकर नारेबाजी हुई। यही नहीं, वेल में आकर स्पीकर की कार्यवाही को बाधित किया गया। समाजवादी पार्टी की चरित्र यही है, कभी भी प्रदेश के विकास की बात उनको पसंद नहीं आती। प्रदेश के बारे में क्या हुआ है सुनना पसंद नहीं है। हंगामा करना, गुंडई करना उनके ब्लड में है और ये आचरण उन्होंने आज पूरी प्रदेश की जनता को दिखा दिया है। समाजवादी पार्टी का सदन आचरण उनके सहयोगियों को भी पसंद नहीं आया। सुहेल देव बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी समाजवादी पार्टी के विधायकों को नसीहत देते हुए कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध गलत है। अब हमारा अपना मानना है, हमारी अपनी पार्टी का मानना है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर विरोध का कोई मायने नहीं है। आप राज्यपाल के अभिभाषण को सुन लीजिए और उसके बाद दूसरे दिन से भिड़ जाइए, पूरा चापी चापा करिए। कौन रोक रहा है? चाहे बेल में करिए, चाहे हेल में करिए, कत्ताओं करिए महाराज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी केस पर जिला जज की कोर्ट में सुनवाई हुई। पहले दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ाने पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। वाराणसी में ज्ञानवापी केस को लेकर आज जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, यानी आगे की सुनवाई के लिए कोर्ट का फैसला कल आएगा। कौन सी डेट पे सुना जाएगा, किस ऑर्डर में सुना जाएगा और कब अगली सुनवाई की तारीख है, ये सारी बातें कल पता चलेंगी। कोर्ट ने अपना जजमेंट आज रिजर्व सुरक्षित। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई है उसकी सीडी और फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड की जाए और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड में पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। कल कोर्ट की ओर से बताया जाएगा कि ये मामला आगे सुनवाई योग्य है या नहीं। अब सबकी निगाहें जिला जज की अदालत पर टिकी हुई हैं। इस केस में अदालत को 8 हफ्ते में सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है। आज न्यायालय में दीवार तोड़ने वाले प्रार्थना पत्र या मलबा हटवाने वाले प्रार्थना पत्र पर चर्चा नहीं हुई है। आज सिर्फ कमीशन रिपोर्ट देने के लिए विपक्षी द्वारा बल दिया गया है। दावा इनका पोषी नहीं, इस पर खारिज करने के लिए चर्चा हुई है। क्वाड समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी जापान की राजधानी टोक्यो में हैं। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं मक्खन पर नहीं, पत्थर पर लकीर खींचता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की राजधानी टोक्यो में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। जापान और भारत के संबंधों को बताते हुए पीएम मोदी ने भारत में विकास की बातें बताई। मेरी भी एक आदत बन गई है, मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूँ।
संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि काशी में जापान के सहयोग से रुद्राक्ष के निर्माण की बात कही। वहीं पीएम मोदी के आने की खबर सुनकर कार्यक्रम स्थल पर भारतीय मूल के लोग भारी तादाद में इकट्ठा हो गए। लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगे। जो जिस चीज का हकदार है वो बिना मुसीबतें, बिना कोई सिफारिश को, बिना कोई करप्शन किए अपने हक को प्राप्त कर सकता है और उसमें हम पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। आजम खां को बुलडोजर से डर लगने लगा है, इसलिए जौहर विश्वविद्यालय को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और जल्द से जल्द पूरे मामले में सुनवाई की मांग भी की है। आजम खान को बाबा के बुलडोजर से डर लगने लगा है। आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन बेंच से जल्द सुनवाई की मांग की है। दरअसल जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, जिसके बाद आजम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके आजम खान के वकील ने ये कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत के दौरान तय की गई शर्तों के मुताबिक ये कहा था कि जौहर यूनिवर्सिटी की 13 हेक्टेयर जमीन को कब्जे में लिया जाए। बहरहाल इसी आदेश को आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और ये कहा है कि हाई कोर्ट के द्वारा इस प्रकार का आदेश देना गलत है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जौहर यूनिवर्सिटी को सरकार के हवाले कर दिया है। अब आजम खान को लगने लगा है कि प्रशासन इस पर बुलडोजर चला देगा। माफिया और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है। गुजरात जेल में बंद माफिया अतीक के खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि एक बार अवैध मकान ढहाने के बाद दोबारा से निर्माण करवा लिया गया। अहमदाबाद जेल में बंद माफिया अतीक अहमद पर धूमनगंज थाने में एक और केस दर्ज कराया गया। ये केस प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से दर्ज करवाया गया। आरोप है कि चकिया मोहल्ले में अपने आवास की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई बाउंड्री वॉल और टिन शेड को अतीक ने फिर बनवा लिया। शासन की मंशा है कि जो भी माफिया है उसको किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा और जो भी ऐसे लोग हैं जो सरकारी जमीनों पर या किसी व्यक्ति के प्राइवेट जमीन में कब्जा किए हैं उसको विकास प्राधिकरण नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई करेगा। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी और उनके ऊपर सुसंगत धारा में एफआईआर भी सुनिश्चित किया जाएगा। इससे पहले अतीक अहमद के पैतृक मकान और बाउंड्री को गिरा दिया गया था। ढहाने के बाद माफिया के गुर्गों ने फिर से बाउंड्री बना दी। अब इसी अवैध निर्माण के आरोप में अतीक अहमद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इससे पहले तो जो अपना अर्बन एंड हाउसिंग एक्ट है उसके अंतर्गत हम कार्रवाई करेंगे, डिमोलिशन भी करेंगे और जो आईपीसी की धारा है उसके अंतर्गत एफआईआर कराएंगे हम लोग। उन्नाव में नर्स की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। परिवार वालों की मांग पर डीएम ने शव को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए। उन्नाव में नर्सिंग होम की छत से लटके मिले नर्स के शव को आज कब्र से बाहर निकाला गया और उसका दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र की खुदाई की गई। जिला हॉस्पिटल के 3 डॉक्टर के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। परिजनों की मांग पर कब्र की खुदाई की गई। नर्स के परिजनों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। और पोस्टमार्टम तो जब पोस्टमार्टम पहले हुआ तो उसमें कुछ भी नहीं दिया, समझे। इतना उसके साथ मारा पीटा, उसके पैर में खून हुआ, उसके छत पे खून हुआ, पैर हाथ उसके ऐसे थे तो बोलो हमारे को इंसाफ नहीं मिला। हमारे को तो इंसाफ चाहिए बस, इसलिए हमारे को दोबारा। पिछली बार जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उससे परिजन संतुष्ट नहीं थे। पुलिस इस मामले में मृतक नर्स के प्रेमी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को बांगरमऊ में एक नर्सिंग होम की नर्स का शव संदिग्ध हालात में फंदे से लटका मिला था। और परिवारीजनों का कहना है कि जब लड़की को नहलाया जा रहा था तो गले के नीचे से जितना भी पूरा सही का पार्ट था उसमें कोई केमिकल से जैसे कोई केमिकल डाल दिया गया हो, उससे बॉडी झुलस गई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। माफिया और अपराधियों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। मथुरा में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों की 50 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी। मथुरा में पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। सोमवार को पुलिस ने 3 बदमाशों पर शिकंजा कसते हुए करीब 50 लाख की संपत्ति कुर्क की। कोसी कला इलाके में पुलिस ने कार्रवाई की, जहां बदमाश नसीम, शाहरुख उर्फ भूरा और वसीम की संपत्ति कुर्क की गई। बाकायदा प्रशासन की ओर से मुनादी भी कराई गई
पुलिस के मुताबिक ये तीनों बदमाश चोरी की गाड़ियों को काटने का काम करते थे। थाना कोसी कला के कुल 3 अपराधियों, जिसमें से एक अपराधी जो मूल रूप से चोरी की गाड़ियों को काटने और उनको बेचने का काम करता था, तथा जो शेष 2 अभियुक्त थे उनके द्वारा टट्टूबाजी और धोखाधड़ी से संबंधित कार्य किए जाते थे। उनके द्वारा अपने आर्थिक गतिविधियों से अर्जित जो अवैध धन है, अवैध संपत्ति है, उसको आज माननीय जिलाधिकारी महोदय मथुरा के आदेश के क्रम उसको कुर्क किया गया है। संपत्तियों को कुर्क करने से पहले एसडीएम छाता ने मुनादी कराई और राजस्व टीम और पुलिस बल ने अवैध संपत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में करने का नोटिस भी चस्पा कर दिया। गोरखपुर में आईटी पार्क विकसित किया जा रहा है। आईटी पार्क के बन जाने के बाद युवाओं को आईटी के क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसर मिलने वाले हैं। गोरखपुर में एक बड़ा आईटी पार्क विकसित किया जा रहा है। गीडा क्षेत्र में आईटी पार्क के लिए 14,500 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई है। इस जमीन पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया भारत सरकार की संस्था है। उनको आईटी पार्क के लिए लगभग 18,000 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की थी। उसमें उनके द्वारा आईटी पार्क का निर्माण कार्य ये कराया जा रहा है। आईटी पार्क विकसित होने से यहाँ के युवाओं को बड़े पैमाने पर अपने घर के पास ही रोजगार मिल सकेगा। साथ ही आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनियों को भी यहाँ निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जो यहाँ के बच्चे हैं और जो इन फील्ड में ट्रेन होना चाहते हैं, उनको सुविधा मिलेगी और उनको स्पेस भी मिलेगा अपना वर्क करने के लिए, जिससे वो उसको आगे और फर्दर एक्सपेंड कर पाएं। बाराबंकी के मदरसों में पढ़ाई शुरू होने से पहले रोजाना राष्ट्रगान गाया जा रहा है। भारत माता के जयकारे लगाकर बच्चे बोल रहे हैं, हमें अपने वतन से मोहब्बत है, इसलिए जनगण मन गाकर फक्र महसूस होता है। योगी सरकार के आदेश के बाद अब मदरसों में राष्ट्रगान के साथ पढ़ाई शुरू होती है। बाराबंकी के मदरसों में न्यूज 18 की टीम को बच्चों ने बताया कि राष्ट्रगान गाने के बाद वतन के लिए मोहब्बत महसूस होती है। राष्ट्रगान हो रहा है आपके मदरसे में? जी हो रहा, रोज हो रहा। अच्छा, कैसा महसूस करते हैं जब राष्ट्रगान गाते हैं? जी, प्यार मोहब्बत हो। राष्ट्रगान से बहुत कुछ सीखते हैं, मोहब्बत होती है हमारे वतन से और बहुत सी बातें हैं। और हमारे मदरसे में राष्ट्रगान होता है, एक दूसरे से मोहब्बत भी होती है और भारत के लिए भी होता है। इस मौके पर मदरसा के प्रिंसिपल, स्टाफ और बच्चों ने सरकार के इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि हमें राष्ट्रगान गाकर फक्र महसूस होता है, साथ ही एक नई ऊर्जा भी मिलती है। बाराबंकी के देवा शरीफ में मदरसा मिसबाहुल उलूम में बच्चों और स्टाफ ने राष्ट्रगान गाकर दिन की शुरुआत की। रोजाना राष्ट्रगान होता है, पहले भी होता था दूसरे पर्वों में, अब रोजाना हमद में होती है। और शिक्षा में उर्दू है, हिंदी है, फारसी है, अरबी है, गणित है, साइंस है, भूगोल है। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।